नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइडवाइज में। आज मैंने एक यूट्यूब पे और फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी, आप लोग ने भी देखा होगा। तो ये पोस्ट ये थी हमारी, रिकवरी एजेंट का फ़ोन आने से पहले सबसे पहले क्या सवाल पूछने हैं। ये मैंने पोस्ट डाली हुई थी, मैंने एक प्रिंट आउट भी करके निकाल लिया, क्योंकि उन्होंने कहा सर जो आपने भेजा है, जो ये पोस्ट भेजा है, ये क्या सही है। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये जो आप बता रहे हैं ये सही है। तो कहा कि मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, उसमें जो जो चीज़ें लिखी हैं, जो बातें हैं, जो आपके अधिकार हैं, वो चीज़ बिल्कुल सही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा सर, तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल में एक वीडियो बना दीजिए। मैंने ये पोस्ट डाली थी, रिकवरी एजेंट का फ़ोन आने पर सबसे पहले क्या सवाल पूछे, यही पोस्ट था। तो आप लोग देख लेंगे, अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो पूरे डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है, तो क्रम वाइज लिखा हुआ है क्या क्या आपके अधिकार हैं। तो उन्होंने कहा कि सर आज इस पे वीडियो ही बना दीजिए पूरी, कि क्या ये बातें जो बता रहे हैं क्या ये सही है। तो मैं उनका डाउट क्लियर करने के लिए मैंने कहा कि मैं ठीक है, मैं इसके बारे में पूरी डिटेल पूरी बातें आपको बता दूंगा और एक वीडियो भी आपके लिए बना के दे दूंगा कि हाँ क्या आपके राइट्स हैं, क्या अधिकार है। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक यही है, रिकवरी एजेंट का फोन आने पर सबसे पहले आपको क्या सवाल पूछने हैं। और रिकवरी एजेंट का फोन आने पर और रिकवरी एजेंट के आपके घर पे भी आने पर क्या क्या प्रोसेस होगा, उसका भी मैं विश्लेषण करते चलूंगा। आज दोनों का ही आपको टॉपिक, रिकवरी एजेंट का फोन आए तो क्या पूछना है, अगर घर पे आए तो क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है, जो जेन्युइन है, जो आपके राइट्स है, जो अधिकार है, उसके हिसाब से आपको एक सरल भाषा में, इतनी सरल भाषा में, ताकि हमारे क्लाइंट को समझ में आना चाहिए कि क्या ये उनके राइट्स क्या हैं, उनके अधिकार क्या है, उनकी भाषा में, इतनी सरल भाषा में बताएंगे ताकि आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए। तो आपको ये सवाल पूछने हैं। सबसे पहला काम, यदि आपके पास फोन आता है रिकवरी एजेंट का, सबसे पहला काम इसमें लिखा है, मैं इसकी एक कॉपी भी आपको चैनल पे डाल दूंगा और साइड में इसकी फोटो भी दे दे रहा हूं, ताकि उसमें क्या क्या चीजें आपको भी पता चल जाए। तो इसमें सबसे पहला, हर कॉल की रिकॉर्डिंग आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर रखिएगा, जो कि रिकवरी एजेंट से क्या फोन पे बात हो रही है उसको रिकॉर्ड में। पहला काम आपको आपके फोन में, अगर लोन से डिफॉल्टर है, नहीं दे पा रहे हैं, उन्होंने क्या आपसे बात की, क्या अभद्र भाषा क्या प्रयोग किया या गाली गलौज कुछ भी किया हो, आपको हर रिकॉर्डिंग आपकी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपके ऑटोमेटिक कॉल फोन उठने पे आपकी बात को रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। और सबसे, अब आज टॉपिक पे आते हैं कि एजेंटों से पूछने वाले महत्वपूर्ण सवाल। पहला है, आप किस बैंक से या वित्तीय संस्था से बोल रहे हैं। फोन आएगा तो आपके पास आप पूछेंगे ना, या फिर वो बताएंगे, या फिर आप नहीं बता रहे हैं तो आप उनसे पूछिए आप किस बैंक या वित्तीय संस्था से बात कर रहे हैं। तो बताएंगे, जो बैंक होगा बैंक का नाम बताएंगे, या किसी थर्ड पार्टी से, जो भी होगा, अपना एजेंसी वगैरह जो भी होगा वो बताएंगे। उसके बाद आपको दूसरा प्रश्न पूछना है, आप बैंक से हैं या थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी से हैं। देखिए, डाउट क्लियर करते जाइएगा। बैंक अलग चीज है और थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी जो होती है वो अलग है। तो आप बैंक से बोल रहे हैं या थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट से बोल रहे हैं, या जैसे आप लोग ने सुना होगा रिकॉर्डिंग पे, या फिर आपके पास कॉल आती होगी कि मैं बैंक के बिहाफ से बात कर रहा हूं। आप बैंक से बात करेंगे तो डायरेक्ट बोले मैं बैंक से बात कर रहा हूं, और जो एजेंसी होगा वो कहेगा बैंक के बिहाफ से बात कर रहा हूं। तो दूसरा है कि आप पूछिए बैंक से या थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी है। अगर वो कहते हैं नहीं मैं थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी से हूं, तो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी का नाम क्या है, आपकी एजेंसी का नाम बताइए, और ये आपका राइट्स है। ये आप पूछ सकते हैं कि आप अपनी एजेंसी का नाम बताइए। बिना एजेंसी का नाम बताए आगे प्रोसेस ही नहीं करना। फोन है, हाँ आप बताइए किस एजेंसी से बोल रहे हैं, आपकी एजेंसी का क्या नाम है। और उसके बाद अगर उन्होंने बता दिया हाँ एजेंसी का नाम ये है, जो भी आपका हो, ABCD जो भी एजेंसी हो गए, तो आप उनसे पूछिए मेरा लोन और मेरे क्रेडिट कार्ड है, या क्रेडिट कार्ड का है या लोन का है, तो लोन या क्रेडिट कार्ड का अकाउंट नंबर बताइए। अगर वो जेन्युइन होंगे तो अकाउंट नंबर बताएंगे कि आपका ये अकाउंट नंबर है, या आपकी ये डिजिट है, या क्रेडिट कार्ड का नंबर ये है, और कुल बकाया आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है। आपका राइट्स है, आप पूछिए कुल आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारा कितना है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी बता देते हैं, तो कितनी EMI बकाया है या बाकी है, हमारी कितनी EMI आपके पास बाकी है, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। कुल लोन राशि कितनी थी, माने जो आप वो बकाया बता रहे हैं कि आपका 1,50,000, 10 लाख जो भी बता रहे हैं, तो उनसे पूछे मेरे लोन की राशि कितनी थी। ये आपका अधिकार है, आप अपने लोन के बारे में पूरी जानकारी रख सकते हैं और पूरी जानकारी मांग सकते हैं कि आपके लोन की कुल राशि कितनी थी, आपका लोन के कितना ब्याज, पेनल्टी, जुर्माना क्या लगा रहा है, कितना लगा रहा है, वो आप उसकी राशि पूछ सकते हैं। उसके बाद साथ के साथ आपको ये जरूर है कि अगर
बता रहे तो ठीक है, यहाँ तक अगर पहुँच गए तो आप पूछ लीजिए आपका एम्प्लॉयमेंट आईडी क्या है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉयड आईडी मतलब होगा कि आपने जहाँ से है तो हर एम्प्लॉय का एक आईडी होता है, तो एम्प्लॉय आईडी नंबर मांगिए कि आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय आईडी नंबर बताइए अपना। आपकी मेरी किससे बात हो रही है, जैसे उन्होंने कुछ भी नाम बता दिया, ABCD नाम बता दिया, राकेश, मोहन, सोहन, कुछ भी बता दिया, तो अगर आपने बोला ही दिया कुछ तो उसका नाम से तो कई लोग हो सकते हैं ना, तो उसकी एक नंबर होता है, हर आदमी का, हर एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय आईडी नंबर होता है, तो आप उनसे एम्प्लॉय आईडी नंबर पूछ सकते हैं। आप अपनी एम्प्लॉय आईडी नंबर दीजिए, और क्या आपके पास DRA का लाइसेंस नंबर बताइए। DRA का लाइसेंस लेने के लिए DRA का लाइसेंस का नंबर होता है, तो आप उनसे DRA का लाइसेंस का नंबर मांगिए, और DRA का लाइसेंस नंबर के बाद अगर वो थर्ड पार्टी है तो ऑथराइजेशन लेटर नंबर मांगिए कि आप कि मेरे बैंक ने आपकी कंपनी को ऑथराइज किया है, तो ऑथराइजेशन लेटर नंबर दीजिए कि आपने किस ऑथराइजेशन लेटर के माध्यम से हमारे पास फोन कर रहे हैं, हमारी डेटा आपके पास कहां से आया है, किसने ऑथराइज किया है। बैंक ने अगर ऑथराइज किया है तो ऑथराइजेशन लेटर नंबर हमें चाहिए। ये चीजें मैंने यहां मेंशन किया हुआ है, आप इसमें देख लीजिएगा, साफ साफ इस पे लिखा है। ये 10 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 3 6 10 पॉइंट है। ये फोन पे आपको 10 पॉइंट पूछने हैं, और इसके साथ साथ ही अगर मान लीजिए घर पे रिकवरी एजेंट आ गया तो जो पॉइंट आप इसमें है ये सब तो पूछ ही सकते हैं। पहले घर पे आ गया तो आप किस बैंक से हैं, किस एजेंसी से हैं, तो अपने बैंक का नाम बताएगा, तो बैंक का नाम बताएगा तो बैंक का आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास, या थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी है तो एजेंसी के आई कार्ड होना चाहिए। आई कार्ड के बाद अगर बैंक से है तो बैंक का आईडी कार्ड, थर्ड पार्टी से है थर्ड पार्टी एजेंसी का आई कार्ड। अगर थर्ड पार्टी का आई कार्ड उसके पास है तो आप उससे कह सकते हैं कि आपको ऑथराइजेशन लेटर दीजिए, हमें दिखाइए ऑथराइजेशन लेटर कि आप, मेरे बैंक ने आपको ऑथराइज किया है। अब वहां पे फोन पे आपको ऑथराइजेशन लेटर नंबर मांगना है, और यहां पे आपको ऑथराइजेशन लेटर मांगना है कि आप ऑथराइजेशन लेटर दिखाइए, और DRA का लाइसेंस नंबर वहां मांगना है। फोन पे आप लाइसेंस नंबर मांग सकते हैं, DRA का लाइसेंस नंबर दीजिए, और आप सामने अगर आ जाते हैं तो आप DRA का लाइसेंस मांग सकते हैं। आप अपने DRA का लाइसेंस दिखाइए कि आपके पास DRA का लाइसेंस है कि नहीं। और कोई भी आपके यहाँ रिकवरी एजेंट आता है उससे आई कार्ड, घर पे विजिट करना है तो विजिट लेटर, DRA का लाइसेंस, इतनी डॉक्यूमेंट के बाद ही तो आपको प्रोसेस करना है। और थर्ड पार्टी है तो ऑथराइजेशन लेटर, 3-4 पेपर आपको मांगने हैं। आईडी कार्ड, घर पे विजिट कर रहे हो तो होम विजिट लेटर, आपको DRA का लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद ऑथराइजेशन लेटर, थर्ड पार्टी है तो ऑथराइजेशन लेटर चाहिए कि मेरे बैंक ने आपकी कंपनी को ऑथराइज किया है, उसका लेटर चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट हो फिर आपको बात करना है। ये तो हो गए आपके रिकवरी एजेंट के, आपने जो रिकवरी एजेंट से पूछे गए सवाल। अब आप जान लीजिए आपके राइट्स क्या है। पहला काम जो होता है, आपके साथ अभद्रता, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, गाली गलौज नहीं कर सकता, धमकी नहीं दे सकता, और जब ये अगर करता है तो ये सब कानूनी अपराध है, ये गैर कानूनी तरीका है, ये गलत तरीका है। अगर ऐसा करता है तो आप इनकी कंप्लेन कर सकते हैं, और इनकी FIR भी दर्ज करा सकते हैं अगर ये ऐसी कोई कृत्य करते हैं। और RBI की जो नियम है, जो गाइडलाइन है, केवल सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक ही आपको कॉल कर सकता है। और रात के कभी कभी ये 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात तक कॉल कर रहे हैं, तो ऐसे समय पे कॉल करें तो इनको इनकी भाषा में ही जवाब दीजिए, गलत तरीके से। कि अगर जो टाइमिंग है, टाइम के बाद आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब गैर कानूनी, गलत है, इलीगल है, कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने के लिए। आप इसकी कंप्लेंट बैंक को भी कर सकते हैं कि ये रिकवरी एजेंसी है जो भी आपके साथ अभद्रता कर रहा है, तो उनकी कंप्लेंट भी करिए। और आपके अधिकार, इसमें आपके क्या क्या राइट्स है ये जान लीजिए। अगर सार्वजनिक अवकाश है, सार्वजनिक अवकाश मतलब रविवार या फिर कोई त्योहार आ गया, ऐसे पे वो कॉल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई त्योहार है तो कॉल नहीं कर सकते, रविवार को कॉल नहीं कर सकते, कोई छुट्टी है, ऐसी कोई त्योहार होते हैं ना जिसमें अवकाश घोषित किया जाता है, उस समय आपको कॉल नहीं किया जा सकता। और आपके अधिकार, अपनी व्यक्तिगत जानकारी इनको साझा न करें कि मेरा इस बैंक से लोन है, यहाँ से लोन है, यहाँ है, मैं यहाँ रहता हूँ, अपनी व्यक्तिगत जानकारी इनको कोई साझा नहीं करना है। मौखिक वादों पे भरोसा नहीं करना है। ये लोग बहुत मौखिक वादे करते हैं, आप एक EMI पे कर दीजिए, अगले महीने आपका मैं सेटलमेंट करा दूंगा। मौखिक नहीं,
कभी भी वर्बली बातें करनी है, मौखिक बातें करनी है। और कभी भी जैसे किसी राशि को अपने बताए हुए अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करना है। जैसे वो कहते हैं ना, एक EMI आप इस हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, मैं अगले महीने आपका पे कर दूंगा। जो भी बातें करें कि अगले महीने आपको सेटलमेंट दे दूंगा, अच्छे डिस्काउंट दे दूंगा, कभी भी राशि किसी के अकाउंट में आपको ट्रांसफर नहीं करना है। ये सब आपके अधिकार है। बिना लिखित या अधिकृत प्रक्रिया के भुगतान न करें। बिना लिखित मतलब बिना सेटलमेंट लेटर के, और सेटलमेंट लेटर वो भी मेल पे नहीं, वो भी व्हाट्सएप पे नहीं, मेल पे आना चाहिए या हार्ड कॉपी आनी चाहिए। बिना लिखित माने उसको आपको भुगतान नहीं करना है। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप बिना सेटलमेंट लेटर के उनके कहने पे आप सेटल कर लिए कि इतना अमाउंट डाल दीजिए आपका लोन खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब से तक आपको रिटर्न में नहीं मिलता तब से तक आपको भुगतान नहीं करना है। उत्पीड़न, गाली गलौज, धमकी कर देना गैर कानूनी है। कोई भी कानूनी नोटिस बिना कोई कार्रवाई के अवैध है। जो भी बातें करनी है, जो भी प्रक्रिया हो रही है, कानूनी नोटिस के तहत आपको करना होगा। ये होते हैं आपके राइट्स। और सबसे पहला बात मैं जान लीजिए, मैं हर वीडियो में आपको बताते हैं, यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गए हैं, डिफॉल्ट हो चुके हैं, डिफॉल्ट हो रहे हैं या डिफॉल्ट होने वाले हैं, किसी भी कंडीशन में आपको कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर देना है। ये RBI की गाइडलाइन है। इसमें RBI ने साफ शब्दों में बताया है, आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं, लोन लिए डिफॉल्ट करके नहीं दे पा रहे, तो करना क्या है? आपको कंपनी को अवगत कराना है, इन्फॉर्म करना है, बताना है, कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस देना है। और ये लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से और एडवोकेट के लेटर हेड पे दे। किसी भी एडवोकेट के माध्यम से, आप अपने नजदीकी किसी भी एडवोकेट के माध्यम से जाकर के अपने जो एडवोकेट हो उनसे बताइए, अपनी पूरी बात बताइए और एक मजबूत 8 से 10 पेज का मजबूत ड्राफ्ट बना के कंपनी को दीजिए, ताकि आपको लीगल प्रायर नोटिस, ताकि आपको बिल्कुल डिफॉल्ट होने से बचाया जा सके। आपको, आप जेन्युइन डिफॉल्टर है, किसी विषम परिस्थिति में आपने लोन की EMI डिफॉल्ट किया है, इसलिए सबसे बड़ा काम है कि आपको लीगल प्रायर नोटिस जरूर देना है। अब आ जाते हैं, इन बातों को इग्नोर करना है। मैंने इसमें मेंशन किया है किस किस बातों को इग्नोर करना है, और जरूरत पड़े तो इसकी प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने घर पे रख लीजिएगा, चिपका दीजिएगा दीवार पे, याद करते रहिएगा आपके क्या राइट्स है, क्या अधिकार है। अब आ जाते हैं, इस बातों को इग्नोर करना है। एक EMI जमा करो, अगले महीने सेटलमेंट करा देंगे, ऐसा बोलते हैं रिकवरी एजेंट। एक EMI अभी आप जमा कर दीजिए, अगले महीने आपको सेटलमेंट करा दें। गलत, क्रॉस करिए, कोई जरूरत नहीं है। इसमें ये मेंशन किया हुआ है मैंने बातों को, तो इसको जरूरत पड़ती है तो आप इसका प्रिंट आउट, आपको व्हाट्सएप पे चाहिए, पोस्ट तो मैंने डाल रखी है, अगर नहीं आपको मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी मांगेंगे तो मैं पूरी डिटेल आपको दे दूंगा। उसके बाद सबसे पहला काम, EMI जैसे बोलेंगे ना, EMI जमा कर दो, कोई जरूरत नहीं है, कोई सेटलमेंट नहीं करना है आपको, ये सब फर्जी बातें हैं। अभी पेमेंट करो वरना कानूनी कार्रवाई होगी। धमकियां भी देते हैं, अभी पेमेंट करो नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। जो कानूनी कार्रवाई है, नहीं दे पा रहे हो तभी तो नहीं दे रहे हो, अगर होता तो पेमेंट कर ही देते, आपके कहने से मैं थोड़ी ना कर दूंगा, जब है ही नहीं। और कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिएगा इसके पहले। हम आपका सिविल खराब कर देंगे। लोन लिए, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं तो सिविल तो ऑलरेडी खराब होना ही है। एक लोन न चुकाए या 10 लोन न चुकाए, सिविल खराब तो खराब। ऐसा नहीं होता है मैं 10 लोन में 5 लोन का EMI दे रहा हूँ, 5 का नहीं दे रहा हूँ, मेरा सिविल बचा रहेगा, कभी नहीं। इस भ्रम में मत रहें। सिविल, एक भी EMI डिफॉल्ट होती, कुछ भी होता है तो सिविल खराब हो जाएगा। तो आपके जो डाउट हैं, ये मैं पूरा पोस्ट पे जो हमारे क्लाइंट थे उनको मैंने बता दिया। तो उन्होंने कहा सर वीडियो बना दीजिए, मैंने कहा सर ठीक है, आपसे पूरी डिटेल में आपको वीडियो बना दिया हूं और पूरी सरल भाषा में आपको बता दिया हूं क्या आपके राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और रिकवरी एजेंट आपको बार बार फोन करे, धमकी दे, कोई जरूरत नहीं है फोन उठाने की। एक दिन में आप मल्टीपल लोन के डिफॉल्टर हैं तो एक दिन में 50 कॉल करेंगे, तो क्या 50 कॉल उठा पाना संभव है? अभी आपने फोन किया, आधे घंटे बाद फिर कॉल आ रही है, 10 मिनट बाद कॉल आ रही है। क्यों कर रहे हैं? मेंटली टॉर्चर करना चाहते हो तो आप मत टॉर्चर होइए, कह दीजिए मुझे टॉर्चर ही नहीं होना है, बात ही नहीं करना। जरूरत पड़ने पे नंबर नॉट इन फोन बुक ऑन कर लीजिए, वही नंबर आपके फोन पे कॉल आएगी जो आपके मोबाइल में सेव है, नहीं तो कॉल नहीं आएगी। और किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या हो तो हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर किसी भी एडवोकेट के माध्यम से कोई भी दिक्कत समस्या, आप लीगल प्रायर नोटिस जो भी प्रक्रिया करना हो कर दीजिए। और आज मैं सोचता हूं कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाए होंगे। और कोई अगर आपको दिक्कत होती है, अगर ये पोस्ट चाहिए तो मैं फिर से आपको पोस्ट भी कर दूंगा, और जरूरत पड़ती है तो आपको एक कॉपी इसकी प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिए, ताकि आपको अपने राइट्स को, अपने अधिकार को जानकारी मिल सके। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।